Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss about genetic markers. So let's start. First we know what is genetic engineering and DNA fingerprinting. This genetic engineering is the direct manipulation of an organism's genome using biotechnology. It is also called as genetic modification or genetic manipulation. मीन्स आप कह सकते हैं जैसा कि इंजीनियरिंग में हम जानते हैं कि कुछ भी नया कंस्ट्रक्ट किया जाता है या रिपेयर किया जाता है, तो हम जैसा कि इंजीनियरिंग में जानते हैं कुछ नया कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं, कोई डिवाइसेस को नया मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाता है या किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती हो तो विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग हम करते हैं। सेम ऐसा ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन पर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, मीन्स ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें हम जेनेटिक्स जो हमारा मेकअप है सेल का, उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स एंड दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन टर्म इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो जो हमारा नेचुरल जो डीएनए सेट है या जीनोम है, ह्यूमन जीनोम चाहे किसी ऑर्गेनिज्म का चाहे प्लांट्स का, उसमें हम कुछ मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन करते हैं या उसमें से हम कुछ डीएनए पोर्शन आइसोलेट करके किसी दूसरे में ट्रांसफर करते हैं या कुछ स्पेसिफिक पार्ट को हम डिलीट करते हैं। अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट है जीन का तो हम डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मतलब टेक्नोलॉजी या कुछ एंजाइम्स की मदद से या कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स की मदद से। जब भी हम कुछ या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, तो इन सब की मदद से जो कुछ भी हम नया करते हैं, एक नया एक क्लोन बन सकता है, एक कॉपी हो सकती है एक स्पेसिफिक एनिमल की जिसको हम क्लोन कहते हैं। तो क्लोन होता है स्टेम सेल इंजीनियरिंग जो कि इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी स्टेम सेल इंजीनियरिंग में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का मदद लिया जाता है। और इसी तरह सिंथेटिक बायोलॉजी कुछ न्यू ब्रांचेस हैं जिसमें कि तो विद हेल्प मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी में जो भी टेक्निक्स होती है उनकी मदद से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं जिसमें किसी भी जीनोम पर हम कुछ नया ट्रांसफर करते हैं, सेट ऑफ जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं उसमें कुछ नया करते हैं, कट करके आइसोलेट करके और कहीं नया ट्रांसफर करते हैं। या वैक्सीनेशन आपने देखा होगा जैसे कोविड-19 के केस में, तो वैक्सीन की मदद से हमने डेड वायरस जो भी इफेक्टेड इंडिविजुअल्स थे उनको बचाने के लिए, मीन्स फर्दर उनको इन्फेक्शन ना हो, तो हमने विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन उनको वैक्सीनेशन दिया जिसमें कि एक इम्यूनिटी जो है डेवलप हो जाए, जिसमें बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं और वो फर्दर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे वो प्रतिरोधक क्षमता मीन्स इंसान की बढ़ जाती है, लड़ने में वो मदद करते हैं, फाइट करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, मीन्स एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है एंटीजेंस के खिलाफ। तो ये सब कुछ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कर सकते हैं। वैक्सीनेशन जो होता है वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। क्लोनिंग होती है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। और इस तरह के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको जीएमओ कहते हैं, मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जब हम कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या प्लांट्स या क्रॉप्स में भी हम जैसे टोमेटो की क्रॉप्स में या टोमेटो प्लांट में या दूसरी क्रॉप्स में जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या ये करते हैं इसमें ग्रेट यील्ड मिलता है, मीन्स हमारी जो पैदावार होती है वो बढ़ जाती है और डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं या पेस्ट रेजिस्टेंट ऐसी वेराइटीज होती हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं। इस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स भी बनाए जाते हैं जैसे माउस है या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं। ह्यूमन में भी जो है क्लोनिंग या स्टेम सेल इंजीनियरिंग की मदद से हम नई सेल्स या नए ऑर्गन्स बना सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से नया हार्ट बना सकते हैं, नई किडनी, मीन्स कुछ भी। तो आने वाले समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत ज़्यादा मीन्स स्कोप है और इसमें लगातार काम हो रहा है। तो इस तरह इन सभी टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम एंटायर जो सेल सिस्टम है, जेनेटिक मेकअप है, और उसको चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक नए टाइप का मॉडिफिक मीन्स न्यूली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और उसी को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसफर ऑफ जीन्स, अगर न्यू किसी स्पीशीज में हमने ट्रांसफर किया जीन को
कोई माइक्रोब ट्रांसफर किया, वायरस ट्रांसफर किया, डेड वायरस इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, या कोई एक डीएनए का पोर्शन हमने ट्रांसप्लांट किया या कॉपी किया डीएनए का। इस तरह सारी चीज सारी टेक्निक्स हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं इट्स अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ जीन्स within and across species boundaries to produce improved or novel organisms। तो वही हमने कहा कि यील्ड बढ़ाते हैं, जैसे क्रॉप्स में किया तो यील्ड बढ़ती है, या डिजीज रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनती हैं। इसी तरह डिजीज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, या हमें तमाम जगह जो है ट्रांसप्लांट करना पड़ता है तमाम ऑर्गन्स को, तो हम नए ऑर्गन्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस तरह जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तमाम इस तरह के नोवेल ऑर्गेनिजम्स या इम्प्रूव्ड वेराइटीज डेवलप की जा सकती हैं। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए इज आइसोलेटेड एंड क्लोन्ड फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस। तो इट्स आल्सो कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जेनेटिक manipulation, because here with the help of techniques or technologies modification and manipulation of an organism change takes place। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कहते हैं। नाउ कम टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपने फिंगरप्रिंट्स कई बार सुना होगा, फॉरेंसिक लैब्स में फिंगरप्रिंट्स की मदद से अक्सर जो कल्प्रिट्स होते हैं, एक्यूज पर्सन होते हैं, उनको पकड़ा जाता है। तो इस तरह अब हम डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, मीन्स डीएनए को मैच कराते हैं। यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए जो कि हम सेपरेट करते हैं किसी ह्यूमन के जीनोम से या किसी ऑर्गेनिज्म से, और वो सेपरेट करके हम पेरेंट्स का अगर पैटर्निटी टेस्टिंग करना है तो उसमें मदद मिलती है, या कोई बायोलॉजिकल या जेनेटिक स्टडीज में मदद मिलती है, इवोल्यूशनरी स्टडीज में मदद मिलती है, या कुछ डिजीजेस का भी डायग्नोस करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी क्विक वे टू फाइंड आउट द जेनेटिक वेरिएशंस, मींस पॉलीमॉर्फिज्म पकड़ना है अगर दो इंडिविजुअल्स आपस में कैसे डिफर करते हैं। हम जानते हैं कि 99.9% जो हमारा जीनोम है, ह्यूमन जीनोम, उसमें जो है सिमिलरिटीज है, मींस ऑल द इंडिविजुअल्स वी आर सेम, मींस आवर डीएनए इज 99.9% सेम। ठीक है, सिर्फ कितना डिफरेंस है, 0.1% का डिफरेंस है, और वो 0.1% का डिफरेंस जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में आप जानते हैं, वो कैसे पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट्स अ वेरी क्विक वे टू फाइंड आउट द जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन विद आइडेंटिफाइंग रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंसेस। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो टर्म आया है, रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंसेस, इनकी मदद से हम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन में दो इंडिविजुअल्स के बीच में या पॉपुलेशन में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में क्या वेरिएशन है, उसको पता लगाने के लिए, उनका डीएनए कैसे वेरी कर रहा है, किन वजहों से वेरी कर रहा है, उसको पता लगाने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस की मदद लेते हैं। एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा कि हमने बताया कि डीएनए में जो वेरिएशन पाया था, डीएनए सीक्वेंसिंग में जो दो इंडिविजुअल्स के डीएनए में वेरिएशन होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग में वेरिएशन होता है, उसी को पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एंड हियर द इम्पोर्टेंट जो टर्म है दैट इज रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, इनको आइडेंटिफाई करके ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आगे कुछ कर पाते हैं। ठीक है, It has immense applications in the field of forensic science। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जनरली अगर कोई क्राइम सस्पेक्ट है तो उसको पता लगाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो फॉरेंसिक साइंस में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत यूज करते हैं, जिसमें कि पैटर्निटी टेस्टिंग आता है, क्राइम सस्पेक्ट आता है, या कोई डिजीज का पता लगाना है तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम करते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भी पता चलती है, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स या कोई भी जो प्लांट या एनिमल स्पीशीज हैं वो सभी कैसे आपस में वेरी करते हैं, किस वजह से, कैसे उनका जो डीएनए है वो वेरी कर रहा है, वो सब पता लगाते हैं विद हेल्प ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। एंड ऑल्सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मीन्स कैसे एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज और फिर तीसरी, इसे कैसे इवोल्यूशन हुआ विद द टाइम। हाँ, अगर कोई म्यूटेशन की वजह से हो रहा है चेंजेस, तो
और जनरली एवोल्यूशन हो रहा है। तो ये सारा कुछ हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से पता लगा लेते हैं। तो अगर कुछ उनके जीनोम या डीएनए में सिमिलरिटी पाई जाती है तो इसका मतलब वो जो इवॉल्व की है स्पीशीज, वो पिछली जो स्पीशीज है उनके एंसेस्टर स्पीशीज उससे वो बिलोंग करता है। तो डीएनए मैच करता है तो इसका मतलब दो स्पीशीज आपस में मैच करती हैं और उनकी जो मतलब एंसेस्ट्री है वो मतलब ये डिसेंडेंट्स माने जाएंगे अगर न्यू स्पीशीज उनसे मैच करता है उसका डीएनए। ठीक है, तो इसी तरह पैटर्निटी टेस्टिंग में भी पता चल जाता है कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स का पता लगाना है तो उनके डीएनए को मैच कराया था, उससे पता चल जाता है कि someone is parent, मतलब वो he or she is parent of a child। ठीक है, तो इस तरह पैटर्निटी टेस्टिंग, क्राइम सस्पेक्ट, किसी ने क्राइम किया है तो 2 इंडिविजुअल या 3 इंडिविजुअल जितने भी हम सस्पेक्ट हैं उन सभी का डीएनए का सैंपल लेंगे और फिर उसको मैच कराते हैं। तो पता लगता है कि अगर जो वहां पर जो एरिया था जहां पर वो क्राइम हुआ था वहां से जो सैंपल लिया था और जो इंडिविजुअल से सैंपल लिया, अगर वो दो मैच कर जाते हैं तो पता लग जाता है कि दैट इज द पर्सन विच इज इन्वॉल्व इन दैट क्राइम। ठीक है, तो क्राइम सस्पेक्ट पता चलता है। इसी तरह डिजीज का भी पता चलता है, अगर वहां पर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जा रहा है उनके डीएनए में तो इसका मतलब जो एक नॉर्मल डीएनए का एक मतलब दिखेगा हमको और एक जो डिजीज जो पर्सन है उसका डीएनए डिफर करता है। ठीक है, तो इस तरह डिजीज भी हम पता लगा सकते हैं, डाइवर्सिटी पता लगा सकते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हेल्प मिलती है। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Now come to repetitive DNA। repetitive DNA ही वो पोर्शन है डीएनए का जिसकी मदद से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं। ठीक है, और repetitive DNA में 2 टाइप्स ऑफ डीएनए आते हैं, सैटेलाइट डीएनए, इंटरस्पर्स डीएनए। ओके, तो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, इंटरस्पर्स डीएनए क्या होता है? इंटरस्पर्स को हम डिस्पर्स्ड रिपीट्स भी कहते हैं। तो डीएनए जो होता है उसमें जो सीक्वेंसिंग होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि डीएनए में 4 बेस पेयर्स होते हैं। जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से जो हमने देखा था सबसे पहले जब डीएनए पढ़ रहे थे उसका स्ट्रक्चर, तो कैसे शुगर फॉस्फेट बॉन्ड और जो 4 बेस पेयर वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं और एक डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो वो जो 4 बेस पेयर्स होते हैं उनकी जो सीक्वेंसिंग होती है उसी में कुछ सीक्वेंसेस लगातार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और वो जो डीएनए का पोर्शन जिसमें कि रिपीटिशंस पाए जाते हैं उसी को रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। ओके, लेकिन ये रिपीटिशंस भी 2 तरीके के होते हैं, ये रिपीटिशंस भी 2 तरीके के होते हैं। इसमें एक रिपीटिशन तो टैंडम रिपीट कहलाता है, एक रिपीटिशन टैंडम रिपीट कहलाता है। ठीक है, अब टैंडम रिपीट यहाँ क्या है कि मीन्स वन रिपीट इज एडजेसेंट टू another one, then another repeat, then another repeat, means there is no gap। तो गैप नहीं है यहाँ पे, इन बिटवीन दिस रिपीट्स देयर इज नो गैप। ओके, तो यहाँ पे आपको गैप नहीं दिख रहा है, लेकिन डिस्पर्स्ड रिपीट्स में आपको गैप दिख रहा है। इसके और इसके रिपीट्स के बीच में आपको इतना बड़ा गैप दिख रहा है, देन ये गैप है, ये गैप है, फिर यहाँ गैप है। तो आपको ये जो गैप दिख रहा है ये डिस्पर्स्ड रिपीट्स है या इंटरस्पर्स्ड रिपीट है। और टैंडम रिपीट्स वो रिपीट्स होते हैं जिनमें कि रिपीट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, इसको इस तरह समझ सकते हैं, ATGC मान लीजिए बेस पेयर है। ठीक है, ये लगातार एक दूसरे के एडजेसेंट है। और दूसरा एक रिपीट है जिसमें कि यहाँ पर है एक या मतलब कुछ रिपीट्स यहाँ पर बने हुए हैं, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरह दूर दूर हैं छितरे हुए। तो ये क्या हो गया, डिस्पर्स रिपीट हो गया। ठीक है, अब ये जो रिपीट्स हैं ये भी वैरी करते हैं, कुछ पांच मतलब न्यूक्लियोटाइड बेसिस के हैं तो माइक्रो सैटेलाइट्स कहे जाएंगे। अगर 5 से अधिक हैं और 64 तक के हैं, मीन्स 6 से लेके 64 तक वो अगर टैंडम रिपीट्स हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मिनी सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है,
और फिर मैक्रो सैटेलाइट्स होते हैं जो थाउजेंड्स रिपीट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए पहला क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए कहलाते हैं। तो टैंडम रिपीट्स जो होते हैं वो मतलब दो तरीके के रिपीट्स हमने देखा। रिपीटेटिव डीएनए कितने तरीके के हैं, दो तरीके के। दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो टैंडम रिपीट्स है, दूसरा डिस्पर्स रिपीट है। टैंडम रिपीट क्या होता है, टैंडम रिपीट वो रिपीट होता है जिसमें कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो लगातार एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं, जो रिपीटिशंस होती है बेसेस की। तो जो बेस पेयर्स रिपीट होते हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेस पेयर की रिपीट है वो एक दूसरे से काफी दूर दूर है, वाइडली स्प्रेड है। मीन्स दूर दूर है, छितरे हुए हैं, स्प्रेड है, इंटरस्पर्स्ड है या डिस्पर्स्ड है कह सकते हैं, ठीक है। तो रिपीट्स यहाँ पर दो तरीके के हो गए, दो तरीके के रिपीट्स हो गए, टैंडम रिपीट्स एंड डिस्पर्स्ड रिपीट्स, जो कि रिपीटेटिव डीएनए कहलाते हैं। अब यही रिपीटेटिव डीएनए में जो टैंडम रिपीट्स है इसको ही हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो टैंडम रिपीट्स को ही क्या कहा जाता है, सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। और डिस्पर्स्ड रिपीट्स या इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स में ट्रांसपोजन्स कहे जाते हैं, ट्रांसपोजन्स, ठीक है। रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स भी होते हैं और ट्रांसपोजॉन्स भी होते हैं, ओके। तो पहले आ जाते हैं हम टैंडम रिपीट्स पे। और टैंडम रिपीट्स में जो सैटेलाइट डीएनए जिसको कहते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके। तो सैटेलाइट डीएनए जैसा कि हमने बोला, सैटेलाइट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक सैटेलाइट लाइक का बैंड बन जाता है 80 रिच डीएनए या बिलो जीसी रिच डीएनए के, और जो मेन बैंड है वो कंटेन करता है बल्क ऑफ जीनोम, ठीक है। तो जो रिपीटेटिव डीएनए है उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, जिसमें कि टैंडम रिपीट वाले को ही हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अदर्स जो होते हैं वो इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स होते हैं। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो रिपीटेटिव डीएनए का वो पोर्शन जो कि टैंडम रिपीट्स होता है, मींस एडजेसेंट टू ईच अदर रिपीट्स होते हैं, उनको ही हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। एंड दीज सैटेलाइट डीएनए आर ऑफ 3 टाइप्स, दीज सैटेलाइट डीएनए आर ऑफ 3 टाइप्स। व्हाट आर दोज, microsatellites, mini satellites and macrosatellites, okay. This microsatellite is 1 to 5 base pair long, 1 to 5 base pair long, okay. तो अगर जैसे यहाँ पे ATGCA लिखा है तो मीन्स 5 बेस पेयर लॉन्ग हुआ, तो 5 बेस पेयर लॉन्ग होगा, या सिर्फ एक ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, या AT अगर रिपीट होता है तो ये मिनी मतलब मोनोन्यूक्लियोटाइड रिपीट हो सकता है, ये डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो सकता है, ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो सकता है। बस पेंटा तक ही होगा, पेंटा बेस पेयर तक ये मतलब रिपीट्स यहाँ पर पाए जाएंगे। कहीं कहीं आपको 1 to 10 बेस पेयर लॉन्ग भी दिखता है, जबकि ज्यादातर आपको 1 to 5 बेस पेयर लॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो अगर 1 से 5 बेस पेयर लॉन्ग कोई रिपीट मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोसैटेलाइट्स कहते हैं। और इन्हीं को हम STRs के रूप में भी जानते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ओके। ये छोटा सा अगर टैंडम रिपीट है तो क्या होगा, शॉर्ट टैंडम रिपीट है। ये सिर्फ 5 बेस पेयर का होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ए लिखा है, टी लिखा है, ये एक है, ठीक है। तो सिर्फ 5 बेस पेयर लॉन्ग जो है, ये इसकी लेंथ कितनी है, 5 बेस पेयर लॉन्ग है। ये क्या हो गया, शॉर्ट टैंडम रिपीट हो गया, जो कि वर्ड हम लोगों ने यहाँ यूज किया है, शॉर्ट टैंडम रिपीट, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट, ये वर्ड है। क्यों शॉर्ट कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से 5 टैंडम रिपीट है। यहाँ पर सिर्फ ए और ए अगर रिपीट हुआ है तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट कहा जाएगा। मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो मतलब 2 बेस पेयर रिपीट हुए हैं। कितने बेस पेयर रिपीट हुए हैं, 2, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिपीट, डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट, और तो इस तरह ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट, ठीक है।
इस तरह रिपीट्स के नाम पर हम इनको पेंटा न्यूक्लियोटाइड रिपीट तक कह सकते हैं कि माइक्रो सैटेलाइट्स में आते हैं, जिनको हम STRs कहते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट कहते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत छोटी होती है। तो एक टेंडम रिपीट के हो सकते हैं, 2 के हो सकते हैं, 3 के हो सकते हैं, 4 के हो सकते हैं और 5 के हो सकते हैं। तो ये 5 तक की साइज के रिपीट्स हो सकते हैं। लेकिन जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं, मिनी सैटेलाइट्स 10 to 60 बेस पेयर या 64 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। तो ये इनसे लेंथ में ज्यादा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है। ओके, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इन्वॉल्व है, इसलिए क्या हो गए, इनसे ज्यादा लेंथ में लंबे हो गए, और इसीलिए मिनी सैटेलाइट्स है। और इन्हीं में 2 तरीके के होते हैं, VNTRs होते हैं और नॉन VNTRs होते हैं। मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स और नॉन वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ये क्या है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स वो रिपीट्स होते हैं जिनमें की जो लेंथ होती है वो वैरी करती है, मींस 5 से 1000 टाइम्स रिपीट्स है। अब ये 5 से 1000 टाइम्स में कोई 5 ही टाइम रिपीट होगा और कोई 1000 टाइम्स भी रिपीट हो सकता है, कोई 100 बार रिपीट हो सकता है, कोई 10 बार रिपीट हो सकता है। तो वेरिएबल नंबर के हमको रिपीट्स मिल रहे हैं, इसीलिए वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं, VNTR, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो मिनी सैटेलाइट्स जो होते हैं, ऑल मिनी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो VNTRs नहीं होते, लेकिन all VNTRs are mini satellites. All VNTRs can be called as mini satellites. Yeah, they belong to mini satellite, but all the mini satellites do not belong to VNTRs, because mini satellites में आप non VNTR भी हो सकते हैं, जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट नहीं दिखाते, जो सेम नंबर ऑफ रिपीट्स भी दिखा सकते हैं, कि 2 इंडिविजुअल में 5 ही 5 रिपीट अगर मिलती है, 5 ही रिपीट मिलती है अगर मतलब बेस पेयर्स की, तो हम उसको कहेंगे नॉन VNTRs। ओके, तो मिनी सैटेलाइट्स में VNTR भी आते हैं, नॉन VNTR भी आते हैं, पर VNTR सिर्फ मिनी सैटेलाइट से ही बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये 10 to 60 बेस पेयर के लॉन्ग हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने 4 या 5 बेस पेयर लिखा है, यहाँ पर अगर हम 10 बेस पेयर का कोई सीक्वेंस बनाते हैं तो वो मिनी सैटेलाइट कहलाएगा। ठीक है, 1, 2 या 5 बेस पेयर का हमने बनाया अगर कोई सीक्वेंस, तो वो माइक्रो सैटेलाइट कहलाएगा। रेपिटेशंस इसमें 5 to 50 टाइम्स ही है, इसमें भी 5 to 50 टाइम्स है। ओके, 5 to 1000 यहाँ लिख दिया, 5 to 50 टाइम्स ही है। ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 5 to 50 टाइम्स ही है। ओके, ये 50 टाइम्स, तो 5 to 50 टाइम्स है। तो मिनी सैटेलाइट जो होते हैं वो 10 या 60 बेस पेयर के या 64 बेस पेयर के भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 बेस पेयर लॉन्ग है, तो ये माइक्रो है। लेकिन अगर ये 64 बेस पेयर लॉन्ग होता या ये 10 बेस पेयर लॉन्ग होता, तो इसी को हम क्या कहते, मिनी सैटेलाइट कह लेते। अब इन्हीं मिनी सैटेलाइट्स में 2 वेराइटी होती है, एक VNTR होती है, एक नॉन VNTR होती है। VNTR वो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं जिनमें कि कोई 10 बेस पेयर का अगर ये माइक्रो सैटेलाइट है, अगर वो 5 बार रिपीट है और कोई दूसरा मिनी सैटेलाइट है 10 बेस पेयर का, वो 10 बार रिपीट है, तो इसका मतलब जो उनके नंबर ऑफ रिपीट्स हैं वो वैरी कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिपीट्स क्या कर रहे हैं, वैरी कर रहे हैं, और इसीलिए इसको हम VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जो कि 2 इंडिविजुअल्स के बीच में वेरिएशन बताने का काम करता है। ठीक है, तो माइक्रो सैटेलाइट्स की मदद से भी हम पैटेंटी टेस्टिंग, वेरिएशन, डाइवर्सिटी ये सब पता लगाते हैं, या कोई डिसीज भी पता लगा सकते हैं। माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स, एंड देन कम्स द मैक्रो सैटेलाइट्स। और मैक्रो वर्ड ही अपने आप में बताता है कि ये लार्जेस्ट होते हैं, मीन्स जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस उनमें सबसे बड़ा वाला जो सीक्वेंस होता है
वो मैक्रो सैटेलाइट कहलाता है। तो मैक्रो सैटेलाइट 1000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो 1000 बेस पेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी बहुत लंबी इसकी जो है 1000 सोच सकते हैं कि आप कितना लंबा बेस पेयर बनेगा, मतलब जो सीक्वेंस बनेगा। तो ये सबसे बड़ा वाला सीक्वेंस हो गया। मिनी वाले थोड़ा इससे बड़े हुए जो अप टू 64 तक जाते हैं, और 1 to 5 बेस पेयर लॉन्ग, बस इतने ही दूर जाएंगे, ठीक है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो तीन है सैटेलाइट्स, माइक्रो, मिनी एंड मैक्रो, ये आपस में कैसे डिफर करते हैं, और इनकी मदद से डिफरेंट जो मतलब डिजीजेस में या पेटेंटी टेस्टिंग में या डाइवर्सिटी पता लगाने में हम इनकी मदद लेते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनकी मदद ली जाती है। तो जो कोडिंग और नॉन कोडिंग एरिया भी जानना जरूरी है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस कोडिंग जीन्स होते हैं। तो आंसर है नो, बिकॉज ये नॉन कोडिंग एरियाज होते हैं, नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं, ठीक है। तो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो है नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं, जिसमें कि इंटरस्पर्स डीएनए जो ट्रांसपोजॉन्स है वो भी आते हैं, और टेंडम रिपीट्स या सैटेलाइट डीएनए भी आते हैं, ठीक है। और ये सैटेलाइट डीएनए 3 तरीके के होते हैं, मिनी, माइक्रो एंड मैक्रो, और ये भी उसी के अंदर है रेपिटेटिव डीएनए के। तो आपको ये जानना होगा कि रेपिटेटिव डीएनए 2 टाइप्स का होता है, सैटेलाइट डीएनए एंड इंटरस्पर्स डीएनए। सैटेलाइट डीएनए को ही टैंडम रिपीट्स कहा जाता है, जो कि एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। और इन्हीं सैटेलाइट डीएनए और टैंडम रिपीट्स के 3 टाइप्स होते हैं, जो कि माइक्रो, मिनी एंड मैक्रो होते हैं। और इनकी जो बेस पेयर की लेंथ होती है वो आपस में वैरी करती है। सबसे छोटे वाले माइक्रो जो 1 to 5 बेस पेयर के हैं, मिनी 10 to 64 बेस पेयर के हैं, मैक्रो 1000 बेस पेयर लॉन्ग है, ठीक है। तो इनकी लेंथ आप देख सकते हैं वैरी कर सकती है, क्योंकि इनका जो बेस पेयर का वो नंबर है वो ही बता रहा है कि ये कैसे आपस में वैरी करते हैं। और इन्हीं की मदद से इंडिविजुअल डाइवर्सिटी पता लगाई सकती है। किसी के 5 टाइम्स रिपीट होंगे, किसी के 10 टाइम रिपीट होंगे, किसी का 5 बेस पेयर लॉन्ग होगा कि किसी का 64 बेस पेयर लॉन्ग होगा। तो इस तरह दो इंडिविजुअल्स के बीच में आप डिफरेंस पता लगा सकते हैं। इंटरस्पर्स रिपीट्स, जैसा कि हम लोग ने बताया कि इंटरस्पर्स टैंडम रिपीट से इसलिए डिफरेंस होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द जीनोम। ये स्प्रेड होते हैं, ये एक जगह एडजेसेंट नहीं होते हैं ये रिपीट्स। और जब इस तरह के 5, 10 या 20 के सीक्वेंसेस का रिपीट जब एक दूसरे से डिफरेंट डिस्टेंस पर होता है, स्प्रेड होता है, तो उसको इंटरस्पर्स्ड कहते हैं। इन्हीं को ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं। और ये ट्रांसपोजॉन्स डीएनए एंड आरएनए ट्रांसपोजॉन्स होते हैं, टीज भी कह सकते हैं, जो कि 100 से 1000 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से 1000 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है। तो ये आते हैं मैक्रो सैटेलाइट्स की कैटेगरी, मतलब मैक्रो वाले से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो मैक्रो सैटेलाइट्स है वो टैंडम रिपीट्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि ट्रांसपोजॉन्स जो होते हैं वो इंटरस्पर्स्ड जो रिपीट्स हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दोनों ही होते हैं रेपिटेटिव डीएनए के अंदर में। तो रेपिटेटिव डीएनए में ही दोनों आते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसको आप समझ ही गए होंगे। तो 100 to 1000 बेस पेयर लॉन्ग है, जो कि स्कैटर्ड है थ्रू आउट जीनोम। मेन डिफरेंस यही होता है, they are adjacent to each other but here they are scattered throughout the genome, जो कि चित्र से आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो नॉन कोडिंग एंड कोडिंग जीन्स हम लोग ने देखा कि कोडिंग जीन्स से जो एक पोर्शन जीनोम का ऐसा है जो कोड करता है, ठीक है, जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस या प्रोटीन सिंथेसिस में वो पार्टिसिपेट करता है। और वही कोडिंग सीक्वेंसेस से डीएनए से आरएनए, एंड देन आरएनए से एमआरएनए, देन एमआरएनए से आपका अमीनो एसिड एंड देन प्रोटीन बनता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। लेकिन वो एरियाज जो कोडिंग में मतलब जीन्स के रूप में नहीं होते हैं, नहीं जाने जाते हैं, और जो कोडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें आते हैं रेपिटेटिव डीएनए, जिसमें कि सैटेलाइट डीएनए ट्रांसपोजॉन्स या इंटरस्पर्स डीएनए हो सकते हैं, और
उसमें आते हैं इंट्रॉन्स, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब स्प्लाइसिंग प्रोसेस करते हैं तो इंट्रॉन्स हम हटा देते हैं, सिर्फ एक्सॉन्स को रखते हैं, मीन्स एक्सॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स डीएनए का वो पोर्शन जो पार्टिसिपेट करता है कोडिंग एरिया का एक्सॉन कहलाता है, और जो इंटरवीन करता है मीन्स जो कोड करने में मदद नहीं करता वो इंट्रॉन्स कहलाते हैं। तो इंट्रॉन्स भी आपके नॉन कोडिंग एरियाज में आएंगे, ठीक है। तो इंट्रॉन्स आएंगे, नॉन कोडिंग जीन्स, ट्रांसपोसॉन्स एंड सैटेलाइट डीएनए, ऑल दिस कम अंडर द नॉन कोडिंग portion, but but only a small portion means less than 2% या 3% कहा सकता है जो कोड करता है, लेकिन 97% या इनसे भी अधिक पोर्शन ऐसा है जो नॉन कोडिंग एरिया का है। तो नॉन कोडिंग एरिया ज्यादा है जीनोम में, और जो कोडिंग एरिया है वो लेस देन 2% या ओनली 3% है, जैसा कि आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। ओके, कहीं कहीं आपको लेस देन 2% दिया जाएगा, तो कोडिंग पोर्शन ऑफ डीएनए इज ओनली लेस देन 2%, कहीं पे आप 3% भी देख सकते हैं, और जो नॉन कोडिंग रीजन है दैट इज 97% और मोर देन 90%, 97%। ओके, एंड दिस नॉन कोडिंग पोर्शन comprises repetitive DNA that includes satellite DNA, interspersed DNA, and introns and non-coding other non-coding genes. Okay, so this is all about repetitive DNA. Then comes to this genetic markers, जो कि short tandem repeats हम लोगों ने पढ़ा कि short tandem repeats जो होते हैं वो माइक्रो सैटेलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि 1 to 5 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं बस, ठीक है, और जो कि 5 से 50 टाइम रिपीट हो सकते हैं। और इसी की रिपीट के वेरिएशन में ही हम देख लेते हैं कि कैसे दो इंडिविजुअल्स आपस में वेरी करते हैं। तो अगर शॉर्ट टैंडम रिपीट जो कि 1 to 5 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, अगर दो इंडिविजुअल में अगर हम देखते हैं कि किसी में 1 बेस पेयर लॉन्ग टैंडम रिपीट है, किसी में 5 बेस पेयर लॉन्ग है, और ये तो हो गया कि न्यूक्लियोटाइड की जो लेंथ है उस पे कि कितने बेस पेयर लॉन्ग है, और नंबर ऑफ रिपीट्स में भी वेरी करेंगे, कोई 5 टाइम्स रिपीट करता है, कोई 10 टाइम्स, ठीक है, कोई 50 टाइम्स, तो इस पे भी वेरी कर सकते हैं दो इंडिविजुअल्स के जीनोम या डीएनए। तो ये जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस का ये जो पार्ट होता है STR कहलाता है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कहलाते हैं, क्योंकि साइज में छोटे होते हैं, छोटी लेंथ के होते हैं, और इनके रेपिटेशंस के आधार पर या इनकी लेंथ के आधार पर हम दो इंडिविजुअल्स के बीच में डाइवर्सिटी पता लगा सकते हैं या वेरिएशन पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो STR आर यूज्ड एज जेनेटिक मार्कर्स। देन VNTR जो कि हम लोग ने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ये मिनी सैटेलाइट के अंडर में आते हैं, और all VNTRs belong to mini satellites, but all mini satellites do not belong to VNTR. Okay, तो VNTR जो होते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेंडम रिपीट्स है वो वैरी करता है, ठीक है, दो इंडिविजुअल का वैरी करता है। कैसे कि किसी में जो रिपीट्स है, यहाँ पर सिर्फ रिपीट्स की बात हो रही है, यहाँ लेंथ की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ रिपीट्स की बात हो रही है। मीन्स अगर 10 बेस पेयर लॉन्ग कोई रिपीटेटिव डीएनए का पोर्शन है 10 बेस पेयर का, तो किसी में वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, किसी में 50 टाइम्स रिपीट हो रहा है, किसी में 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है वो वैरी कर रही है। ओके, तो रिपीट्स यहाँ पर वैरी कर रही हैं, तो इसीलिए ये जो टर्म है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, यहाँ पर वेरिएबल माने वैरी करना, वेरिएबल, एंड नंबर टेंडम रिपीट्स मींस टेंडम रिपीट्स के नंबर में ही जब चेंज आ जा रहा है तो उसी को हम कह रहे हैं VNTR। और इसी की मदद से हम पता लगा लेते हैं कि कैसे जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं किसी भी पॉपुलेशन में आपस में वैरी करते हैं, ठीक है। देन थर्ड आता है हाँ, तो ये हमने देखा कि STRs एंड VNTRs, और STR एंड VNTR, एंड देन RFLP आता है। RFLP हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जान जाते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन यूज किया गया है, फ्रैगमेंट यूज किया गया है, लेंथ यूज किया गया है, और पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया है। पॉलीमॉर्फिज्म तो इन सभी में देख सकते हैं कि ये सभी पॉलीमॉर्फिज्म ही शो कर रहे हैं कि कैसे दो इंडिविजुअल्स की आपस में जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है वो वैरी कर रहा है, आइदर इन लेंथ और इन नंबर्स, ठीक है, मींस नंबर ऑफ रिपीट्स और इन लेंथ ऑफ रिपीट। ओके,
तो लेंथ वेरी कर रही है या नंबर रिपीट कर रहा है, वेरी कर रहा है, उस पे हम जाते हैं। अब यहाँ पर RFLP में भी हम लेंथ देखते हैं। RFLP में क्या देखते हैं? लेंथ ही देख रहे हैं। लेंथ देख रहे हैं फ्रैगमेंट्स की, जो उनके बेस पेयर की लेंथ देखते हैं। और वो कैसे देखते हैं? इसमें पूरी प्रोसेस होती है जिसमें कि पहले DNA जो है ह्यूमन जीनोम से या जिसका भी हमको आइडेंटिफाई करना है, उसको हम आइसोलेट करते हैं। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से एक DNA पोर्शन कट के आइसोलेट किया जाता है। देन उसको जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसकी मदद से उसको डाइजेस्ट कराते हैं। या उसको डाइजेस्ट कराना मतलब यहाँ पर क्लीवेज करना, मीन्स उनको डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में कट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे RFLP जो तो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में इनको कट किया था, मींस क्लीवेज किया था यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और फिर जब वो जो क्लीव्ड पार्ट होता है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। देन एक मेम्ब्रेन में उसको लाते हैं और देन साउदर्न ब्लोटिंग जो प्रोसेस है उसकी मदद से मेम्ब्रेन में लाया जाता है एंड देन उसको हाइब्रिडाइज किया जाता है विद द प्रोब एंड देन डिटेक्ट हो जाता है DNA सीक्वेंस। ओके, तो उसमें भी देखते हैं कि कैसे वो दो इंडिविजुअल के बीच में क्या वेरिएशन है उनके फ्रैगमेंट्स की लेंथ में। तो फ्रैगमेंट्स के लेंथ में वेरिएशन पाया जाता है, अगर देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है, दो मीन्स वो वेरी कर रहा है इंडिविजुअल का, और जिससे मैच कर रहा है मीन्स वो उससे उसका कोई रिलेशन है। पेटेंटी टेस्टिंग में उसकी मदद कर सकते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं कि कोई क्राइम सस्पेक्ट है, जैसा कि हम लोग ने DNA फिंगरप्रिंटिंग में ये सब प्रोसेस यूज की जाती है। ये पूरा एक पुरानी प्रोसेस है, ये फर्स्ट DNA प्रोफाइलिंग टेक्निक थी RFLP। ओके, अब तो और भी नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में ये रेस्ट्रिक्शन वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि एक पोर्शन कट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। DNA आइसोलेट करके उनको डिफरेंट पार्ट्स में, फ्रैगमेंट्स में कट किया जाता है, इसे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट यहाँ नाम है। और उन जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स हैं, जो कट पोर्शंस हैं, क्लीव्ड पार्ट है DNA के, उनको फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया जाता है। देन उनको एगरोस जेल मेम्ब्रेन में फिर वो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की मदद से डाला जाता है एंड देन उनको फिर DNA प्रोब्स की मदद से आइडेंटिफाई या डिटेक्ट किया जाता है। ओके, तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, जिसमें कि डिफरेंट लेंथ के हमको रिपीट्स मिलते हैं। ओके, और ये किसी भी इंडिविजुअल में जैसे 4 पोर्शंस में कटा, किसी में 2 में कटा, किसी में क्लीवेज हुआ ही नहीं, तो इस तरह वेरिएशन हमको पता चल जाता है। और ये वेरिएशन जो है हमको हेल्प करता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। ये वेरिएशन या ये इंडिकेशन हमको हेल्प करता है जीन मैपिंग में, पैटर्निटी टेस्टिंग में, डिजीज एनालिसिस में। तो ये सारा कुछ हम इनकी मदद से पता लगा लेते हैं। देन आता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा, रिपीटेटिव DNA सीक्वेंसेस, VNTR, RFLP, ये सारा कुछ, इनसे ये थोड़ा डिफर करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ही फेरबदल हो जा रहा है। मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड की जगह में अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहा है दूसरे इंडिविजुअल में, तो इसका मतलब कि न्यूक्लियोटाइड की जो चेंज है उसमें दो इंडिविजुअल में वेरिएशन उनकी पोजीशन में एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन दिखाई दे रहा है, और इस वजह से इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, और इसी को कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मींस दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो उनके न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरे बेस सीक्वेंस या बेस पेयर की लेंथ या बेस नंबर ऑफ रिपीट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर A है, यहाँ पर G है। मींस एलील 3 में आपको A दिख रहा है यहाँ पर इस जगह पर, जबकि एलील 4 में सेम जगह पर आपको G दिख रहा है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये जो वेरिएशन हो गया दो पर्सन्स की एलील में, इसी को कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड। मींस मोर देन वन यहाँ न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, और जो कि रिपीट्स का यहाँ केस नहीं है। यहाँ पर क्या है, उसकी पोजीशन में कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है दूसरे एलील में।
ओके तो इसीलिए इसको यहाँ पे सिंगल वर्ड यूज किया गया, सिंगल मीन्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज इन्वॉल्व। एंड व्हाई दिस सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज इन्वॉल्व? बिकॉज इन वन एलील, एलील 3, देयर इज a न्यूक्लियोटाइड इज इन्वॉल्व। ओके ए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर पोजिशनड है इस सीक्वेंसेस में, डीएनए सीक्वेंस में, बट इन केस ऑफ एलील 4 हियर जी न्यूक्लियोटाइड इज प्लेस्ड। ठीक है, तो एलील 3 में जिस पोजीशन पर ए न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है, एलील 4 में उसी पोजीशन पर जी न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है। ओके और ये इन दो इंडिविजुअल्स के एलील्स में डिफरेंस शो कर रहा है, और ये जो डिफरेंस शो कर रहा है इसीलिए इसको कह रहे हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अभी तक हमने जो पॉलीमॉर्फिज्म की बात की थी वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस में जो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई दे रहा था, आइदर इन द नंबर ऑफ रिपीट्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस रिपीट्स और इन द लेंथ ऑफ रिपीट्स। ओके तो लेंथ वेरी कर रही थी, मीन्स 5 बेस पेयर के थे तो कोई 10 बेस पेयर के थे, कोई 100 बेस पेयर के थे, कोई 1000 बेस पेयर के थे। तो या तो उनकी लेंथ वेरी कर रही थी और या नंबर ऑफ रिपीटिशंस वेरी कर रहे थे, कोई 5 बेस पेयर का 5 ही बार रिपीट हो रहा था, कोई 5 बेस पेयर का 10 बार रिपीट हो रहा था। तो वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म हमको रिपीटिशंस के आधार पर दिख रही थी, जो कि नंबर ऑफ रिपीट्स एंड लेंथ ऑफ रिपीट्स पे दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की जगह जो चेंज हो गई है उसकी वजह से जो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई दे रहा है, जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, उसी को हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। शॉर्ट में इसको SNPs कहा जाता है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज SNPs। एंड इन ह्यूमन जीनोम ऑन अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस हमको SNPs दिखाई देते हैं। ओके तो SNPs जो हमको 1.4 मिलियन लोकेशंस में मिलते हैं। और जो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस की बात किया था हम लोगों ने, टेंडम रिपीट्स, इंटरस्पर्स रिपीट्स, वो 67 to 69% जो ह्यूमन जीनोम है वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस से कंसिस्ट होता है। ओके तो 67 to 69% ह्यूमन जीनोम इज कंसिस्ट ऑफ repetitive DNA sequences which includes tandem repeats as well as interspersed repeats. And single nucleotide polymorphism, this occurs at about 1.4 million locations in human genome. Okay, तो ये डेटा आपको याद रखना होगा। और उन सब की क्या क्या खासियत थी, मिनी की, माइक्रो की, VNTR क्या होते हैं, RFLP क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, कितने बेस पेयर क्या लॉन्ग होते हैं और कितने नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं, ये सारा कुछ आपको याद करना होगा। तो अब STRs और SNPs में हम डिफरेंस देख सकते हैं, जैसा कि अभी लोग देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीट्स की बात हो रही है, शॉर्ट टेंडम रिपीट जिसको कि हम माइक्रोसेटेलाइट कहते हैं, मीन्स नंबर ऑफ रिपीट्स यहाँ पर डिफर कर रहे हैं, 4 रिपीट है, यहाँ पे 6 रिपीट है। ठीक है तो रिपीट्स डिफर कर रहे हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 6 टाइम रिपीट्स है, ऊपर वाले में 6 टाइम रिपीट्स हैं, मीन्स सेम सीक्वेंस AATG 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 AATG, इट इज 6 टाइम्स रिपीट्स, 6 टाइम, इट शोज 6 टाइम रिपीट्स। यहाँ पर 6 बैंड्स बन गए, 6 बैंड्स बन गए मीन 6 टाइम रिपीट हुआ है। सेम सीक्वेंस कितने बार रिपीट हुआ है, 6 टाइम रिपीट हुआ है। लेकिन दूसरे एलील में आपको कितने टाइम दिख रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स दिख रहा है, 4 टाइम्स रिपीट दिख रहा है। तो ये वेरी कर गया ना, दो इंडिविजुअल्स के बीच में आप वेरिएशन देख सकते हैं कि सेम सीक्वेंस है, 4 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स का सीक्वेंस है जिसमें कि AATG इन्वॉल्व है, AATG इन्वॉल्व है मींस 4 न्यूक्लियोटाइड का ये रिपीट है, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट कह सकते हैं इसको। 4 न्यूक्लियोटाइड का रिपीट जो कि सेम है ऊपर दूसरे दोनों एलील में, लेकिन एलील 1 में ये 6 टाइम रिपीट हुआ है और एलील 2 में ये 4 टाइम रिपीट हुआ है। और नंबर ऑफ रिपीट्स के आधार पर ये जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, इसी में हम पता लगा सकते हैं कि हाउ द इंडिविजुअल with allele 1 and allele 2, two individuals differ. Okay, how their alleles differ from each other. Okay, so on the basis of number of repeats, 6 time repeats AATG and here 4 times of repeats in AATG sequence. तो it is tetranucleotide repeat means it is 4 base pair involved repeat. इसकी लेंथ क्या है, 4 base pair की है। और जब 1 to 5 base pair long कोई रिपीट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं,
माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं या शॉर्ट रैंडम रिपीट कहते हैं। और 5 से ऊपर वाली और 64 तक की जो रिपीट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं। और 1000 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का अगर रिपीट बना तो उसको क्या कहेंगे, मैक्रो सैटेलाइट कहेंगे। ऑल दिस कम अंडर द टैंडम रिपीट्स या सैटेलाइट डीएनए। लेकिन स्निप्स क्या होते हैं, स्निप्स होते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर एक ही न्यूक्लियोटाइड आपस में मतलब उसकी जगह पर एक दूसरी न्यूक्लियोटाइड आ जाती है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व है एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पर भी दो एलील्स के बीच में हम डिफरेंस देख सकते हैं। एलील 3 में ए न्यूक्लियोटाइड है जबकि एलील 4 में सेम पोजीशन पर जी न्यूक्लियोटाइड है। तो एटीजीसी होते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड 4 बेस पेयर्स, और इन्हीं की पोजीशन में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर चेंज आ जाता है तो इसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसटीआर्स एंड एसएनपीज, इनको स्निप्स कहा जाता है। Now the uses of this microsatellites, mini satellites or VNTRs and RFLP. So all these are used in paternity testing. All these are used in forensic applications and crime suspect identify करने के लिए, DNA linkage analysis, population genetics, in disease diagnosis of different diseases like cancer and other diseases. तो ये जो है इनका यूज है। ओके, Here are some questions which are related to this repetitive DNA sequences or genetic markers. The first question is February 23 में पूछा गया था, the term mini satellite is associated with which of the genetic markers? ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि मिनी सैटेलाइट में VNTRs भी आते हैं और नॉन VNTRs भी आते हैं। मींस वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हो सकते हैं या सेम नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 6 to 64 बेस पेयर लॉन्ग होगी या 10 to 64 बेस पेयर लॉन्ग होगी। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट से तो मिनी सैटेलाइट एसोसिएटेड है, पर नॉन वेरिएबल से भी एसोसिएटेड, तो सिर्फ वेरिएबल कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। टैंडम रिपीट कह सकते हैं बिकॉज टैंडम रिपीट्स में ही मिनी सैटेलाइट, माइक्रो एंड मैक्रो आते हैं। तो द टर्म मिनी सैटेलाइट इज एसोसिएटेड विच ऑफ द जेनेटिक मार्कर्स, यहाँ पर आ जाएगा टैंडम रिपीट्स। ओके, देन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिनका इनसे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि रिपीट्स में नहीं आता ये, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी नहीं आएगा। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज टैंडम रिपीट। ओके, देन हियर इज अनदर क्वेश्चन, रिपीटेटिव, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इन द लाइट ऑफ दीज टू अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। Statement 1 says that repetitive DNA sequences are the nucleotide sequences that are repeated many times in the human genome. Okay, and the second statement is repetitive DNA sequences have no direct role in coding. तो यहाँ पर हो गया कि ये दोनों ही ऑप्शंस मतलब स्टेटमेंट्स करेक्ट लग रही हैं, बट देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बोथ इसमें 1 and 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसमें 2 इज इनकरेक्ट, इसमें 2 इज करेक्ट, इसमें 1 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, देन सेम स्टेटमेंट्स का यहाँ पर assertion एंड रीजन बना दिया गया है, वही लाइंस है repetitive DNA sequences की। These are the nucleotides that have repeated many times in the human genome and repetitive sequences have no direct role in coding. सेम स्टेटमेंट है यहाँ पर, लेकिन assertion रीजन के फॉर्म में पूछी गई है। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, नवंबर 20 में पूछा गया था जबकि ये नवंबर 21 का है। तो नवंबर 20 में जो पूछा गया था रीजन एंड assertion का, उसमें बताया गया है कि in the light of above statements choose the correct answer from the option given below. Both A and R are true, but R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. अब यहाँ पर क्या होगा कि both are correct, but R is not the correct explanation of A. Means no direct role in coding.
ये साबित नहीं करता कि these are repeated many times in human genome, ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है इसका, एंड दैट इज वाई सेकेंड ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोगों ने पढ़ा ये कि आरएफएलपी, वीएनटीआर, माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स और मैक्रो सैटेलाइट्स, जिसमें कि मिनी में आते हैं वीएनटीआर और माइक्रो में आते हैं एसटीआर, दीज आर ऑल इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ पर वीएनटीआर लोकाई दिया है, वीएनटीआर लोकाई हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चेन टर्मिनेटर्स नहीं होंगे, डिजेनरेट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का भी कोई लेना देना नहीं है इससे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी नहीं इन्वॉल्व है, तो क्या हो जाएगा वीएनटीआर इन लोकाई, ठीक है। यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच करना है, तो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दैट कैन बी लेबल्ड एंड यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस, डीएनए प्रोब्स हो जाएंगे, डीएनए प्रोब्स ही डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को, जो हाइब्रिडाइज करते हैं एक पोर्शन से, और वो फिर वो ये डीएनए प्रोब्स एंड देन वो डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और ये हो जाएगा ए का 4। देन नॉन फंक्शनल डीएनए सीक्वेंस दैट शो सिमिलरिटी, नॉन फंक्शनल कहने थे यहाँ पर सीडोजीन हो जाएगा, जो कि जो सिमिलर होता है नॉन एलिलिक जीन से, ओके, तो ये हो गया सीडोजीन। देन शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड केमिकली इनसाइड डीएनए मॉलिक्यूल, ये होते हैं प्राइमर्स, क्योंकि प्राइमर्स को ही कहा जाता है कि दे आर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड केमिकली इनसाइड डीएनए ऑफ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। An insertion of mitochondrial DNA sequence within the nuclear genome, ये हो जाएगा numped, okay? numped जो होते हैं, जब mitochondrial DNA sequences जो कि insert किए जाते हैं उन्हीं को हम numped कहते हैं। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि A का हो गया 4, B का 1 सीडोजीन, then C का सेकेंड है, C का सेकेंड एंड D का 3। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ए का 4th इसी में दिया हुआ है, ओके, सारे ऑप्शंस करेक्ट है, वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। So this was all about this class. Meet you in next video. Thank you very much.